अपने मताधिकार का उन्होंने यहां पर प्रयोग करा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वोट डाला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पोलिंग बूथ संख्या 100 पर उन्होंने मतदान किया है। कुछ ही समय पहले आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे जहां वो माता रानी का आशीर्वाद लेकर के धार्मिक तरीके से पूजा अर्चना करने के बाद अपने परिवार के साथ, तस्वीरें सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं वो। तो सीधे तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। खटीमा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां परिवार संग वोट करने के लिए पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। पूजा अर्चना करने के बाद, माता रानी का आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ यहां पर वोट किया है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो आपको बता दें कि आम से लेकर खास राजनेता हो या आम व्यक्ति, सभी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच रहे हैं। और प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी सपरिवार पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचे और वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जो इंक उनकी उंगली में लगी हुई है, वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। और सभी इस इंक के जरिए ये बता रहे हैं कि गर्व है हमें कि हम मतदाता हैं, हमने मतदान किया है। तो आज महापर्व है लोकतंत्र का, जहां पर सभी वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी रवि केंतुरा हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बने हुए हैं। रवि जी, मैं अपना सवाल दोबारा दोहराऊंगी और उसी पे आपसे जवाब लूंगी कि यहाँ पे काफी दिलचस्प तस्वीरें हैं। क्या वजह मानते हैं कि एक तरफ है युवा जो देश का भविष्य है, जिनसे अपील की जा रही है कि बढ़ चढ़ कर आगे आए, वहीं सुबह सुबह ये देखा जाता है कि 70-80 प्लस लोग जो है वो मतदान केंद्रों पर पहले पहुंच गए बिना जलपान किए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग मतदाता हैं, वो बूथों पर दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने साथ में ये अपील भी की है कि तमाम जो युवा हैं खासतौर पर, वो ज़रूर इस बार वोट करें। और यहाँ पर उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो युवाओं का वोट इस बार बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि युवाओं के लिए एक बड़ी चीज़ होती है रोजगार। और रोजगार के साथ ही उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा है पलायन, यहाँ की, यानी कि यहाँ की युवाओं को यहाँ रोजगार न मिलने से उनका यहाँ से बाहर चले जाना। तो ऐसे में युवा कहीं ना कहीं जो रोजगार है उसके नाम पर वोट करते हैं। तो आज जो युवा है वो बढ़ चढ़कर आगे आएंगे और वोट करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और जिस तरीके से मत प्रतिशत की अगर बात की जाए तो पिछले बार के इस बार जो मत प्रतिशत है उसको 75% तक ले जाने की जो बात की गई है, वो तभी संभव हो पाएगा, तभी पूरा हो पाएगा जब मतदान बहुत अच्छे तौर पर होगा। प्रदेश में इस बार, इस समय अगर बात की जाए तो पहाड़ हो चाहे मैदान हो, मौसम बहुत अच्छा है आज। जिस तरीके से मौसम विभाग ने यह भी कहा था कि यहाँ पर मौसम बदल सकता है, तो अच्छा मौसम है, अभी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जो दूर दराज के जो पहाड़ी जो इलाके हैं, तो लोगों को इस वक्त जो है मतदान करने के लिए जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि सुबह का जो वक्त होता है उसमें ज़्यादा जो लंबी लाइनें हैं वो देखने को मिल जाती हैं, लेकिन कई बूथों पर इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। और अभी धीरे धीरे जो मतदान है वो तेज़ होगा। जैसे कि हमने कहा कि जब दिन होगी तो दिन तक भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि दिखाई देने लगेंगी कि किस तरीके से मत प्रतिशत इस बार उत्तराखंड में रहेगा। और शाम होते होते तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लगातार एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते भी ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि वो लगातार यहाँ पर अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये आपका अधिकार भी है और ये लोकतंत्र में जो भागीदारी है वो भी बहुत जरूरी है। तो इस वजह से जो यहाँ पर है, जो लगातार जो मतदान बढ़ सके वो कोशिश जो है यहाँ पर लगातार की जा रही है। इससे पहले ही यही वजह रही कि चाहे नुक्कड़ नाटक हो, तमाम जो प्रचार माध्यम होते हैं, उस माध्यम से ही लोगों को ही जागरूक करने की कोशिश की गई कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत का प्रयोग करें। तो 5 सीटों पर जिस तरीके से अभी बिल्कुल रवि, 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन साथ ही जिस तरह से आपने ये बात करी, यहाँ पर युवाओं की, यूथ की बात करी, तो उसी के चलते जो तमाम उत्तराखंड की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी करा है। क्या लगता है, क्या कुछ वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के युवा जो है वो अपना वोट का जो डिसीजन है वो तय करेगा? दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो।
बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो को लेकर अगर जनता की बात की जाए तो उन्होंने दोनों चीजें देखी हैं, लेकिन इस समय जो सत्ता में पार्टियां हैं उस पार्टी की अगर बात की जाए तो पिछले 10 सालों तक 2014 में भी सभी पांचों सीटों पर भाजपा काबिज हुई, 19 में पांचों सीटों पर काबिज हुई। तो ऐसे में भाजपा को इन 10 सालों में उन्होंने कितना काम किया ये तमाम लोगों ने देखा है। तो उसी अनुसार जो है भाजपा के पक्ष में वोट होंगे। जहां तक दूसरे मुख्य पार्टी कांग्रेस की यहाँ पर उत्तराखंड में बात है तो उन्होंने ज्यादातर इस चुनाव में हमने देखा कि उनके सिर्फ 2 स्टार प्रचारक, प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद सचिन पायलट यहाँ पहुंचे थे। तो ऐसे में सिर्फ 2 स्टार प्रचारक आए, जबकि भाजपा ने पूरी ताकत जो कि यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार उत्तराखंड पहुंचे। तो ऐसे में ये चीजें हैं कि जो भाजपा है उन्होंने यहाँ पर नेशनल मुद्दों को ही ज्यादा तवज्जो दी है और कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को यहाँ पर उठाया। हमने चाहे तमाम सीटों पर हम देख सकते हैं कि उन मुद्दों का ही जिक्र लगातार कांग्रेस करती रही और उनके स्टार प्रचारक भी यहाँ पर जब आए तो प्रियंका गांधी ने भी जिक्र किया पौड़ी सीट पर जिस तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड या फिर तमाम और जो अन्य चीजें हैं। लेकिन इस वक्त लोगों को यह भी दिखा कि उत्तराखंड में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, आगे का जो रोड मैप तैयार किया गया है, जो 2047 का लक्ष्य जो भाजपा ने पूरे देश के लिए रखा है, जो अर्थव्यवस्था की भाजपा बात कर रही है उस पर कितना यकीन किया जा सकता है और ये यकीन पिछले 10 सालों के कामकाज को देखकर ही निश्चित तौर पर जनता करेगी। तो ये तमाम चीजें देखनी होगी। विपक्ष ने जिन स्थानीय मुद्दों का जिक्र किया उस पर सत्ता में बैठी पार्टी ने कितनी कार्रवाई की, जो काम होने चाहिए थे उन मुद्दों पर कितनी वो काम कर पाए, चाहे सड़क की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में बात हो, सरकारी स्कूलों के जिस तरीके से तमाम स्कूल बंद हुए लेकिन उनको फिर से क्या कई जगह जो है उन स्कूलों की स्थिति को अच्छा रवि जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप अपनी बात पूरी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सपरिवार खटीमा में बूथ संख्या 100 में जाके अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। नहीं, मैंने पहले से सबसे पूरे प्रदेश के अंदर मैं जहां भी गया था मैंने सबसे अपील की थी कि पहले मतदान फिर जलपान, तो वो काम मैंने स्वयं भी किया है। आपने देखा मतदान किया उसके बाद ही जलपान शुरू किया है। आज मैं सच बताऊं तो ध्रुव जी, मैं वहां पर खड़ा हूं मतदान के लिए। मैंने यहाँ पर कक्षा 1 की पढ़ाई यहीं से करी है, प्राइमरी पाठशाला में मैं यहीं पढ़ता था और मुझे चूंकि यहाँ पर गांव ये हमारा पूरा इसी में मैं पला बड़ा, तो सब लोगों के साथ है और चूंकि अब लगातार मिलना नहीं हो पाता है इसलिए ऐसे अवसर होते हैं, तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे भी उत्सव जैसा लग रहा है और लोगों को भी उत्सव जैसा लग रहा है। मौका मिला कि जो अपने लोगों से, जो पुराने लोगों से मिलने का। हाँ, निश्चित रूप से मैं परसों से यहाँ आ गया था चूंकि प्रचार बंद होने के बाद, तो कल पूरे दिन भर भी मैंने यही किया है और आज भी यही करूंगा। तो अभी आपने मुख्यमंत्री को सुना जिन्होंने कहा कि ये उत्सव की तरह लग रहा है, सभी को उत्सव की तरह लग रहा है और जो सभी से उन्होंने अपील की थी कि पहले मतदान फिर जलपान, वही काम उन्होंने खुद भी किया है। हमारे सहयोगी रवि केंतुरा बने हुए हैं हमारे साथ। रवि जी, अपनी बात पूरी करें और ये भी बताया जो मुख्यमंत्री ने अभी कहा है क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुख्यमंत्री जब ये बात को कह रहे हैं कि मैंने यही अपील की थी, आज सुबह उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया और उन्होंने उसमें लिखा कि सबसे पहले मतदान करें उसके बाद जलपान करें और उन्होंने इसी बात का जिक्र किया कि जो मैं पिछले कई दिनों से लोगों के बीच में जब था वहां पर भी कह रहा था वही मैंने किया है। लेकिन उनकी मुस्कुराहट ये बताती है कि पार्टी जीत के प्रति आश्वस्त है और उनको 5 सीटों पर कहीं ना कहीं ये लगता है कि यहाँ पर जो उन्होंने तैयारियां की थी, जो काम किए थे, उस पर जनता वोट देगी। और क्योंकि जब स्थानीय मुद्दों की बात आती है जिस पर हम पहले जिक्र कर रहे थे, उसमें यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि इस वक्त जो मौजूदा सरकार है 2014 और 15 में तो लोकसभा चुनाव के बाद जो सांसद थे उनके काम को भी जनता जरूर उनका आकलन करके ही वोट करेगी, क्योंकि 3 सीटों पर ही अगर बात की जाए तो भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को रिपीट किया है, 2 सीटों पर बदलाव हुआ। तो ऐसे में वो चीज भी जनता के बीच रहेंगी और वो चर्चाओं में भी है। जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो इस तरीके की चर्चाएं होती हैं कि 2 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए लेकिन 3 सीटों पर रिपीट किए गए। तो इस तरीके की चर्चाएं हैं। अब उन लोगों ने कितना काम किया उसका पूरा आकलन करके ही आज वोट होगा। दूसरी तरफ जो स्थानीय मुद्दों की मैं बात कर रहा था, सत्ता में इस वक्त जो अगर पुष्कर सिंह धामी सरकार की बात की जाए तो उन्होंने तमाम जो कई चीजें हैं उनका जिक्र किया, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, धर्मांतरण के विरुद्ध लाया गया यहाँ पर कानून हो, लैंड जिहाद पर जिस तरीके की कार्रवाई हुई उसका वो जिक्र करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो प्रदेश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू किया गया
उसके बारे में जिक्र करते हुए दिखाई दिए। ये यहाँ के जो उत्तराखंड में जो चीज़ें हुई उनका भी जिक्र हुआ। तो इसको देखकर भी इस वक्त जनता के लिए ये कानून कितने ज़रूरी थे, इनका उन्हें कितना फ़ायदा मिलेगा। जो सरकार ने बात की थी सत्ता में आने से पहले, उन 5 सालों में जो लोकसभा चुनाव में जो बातें हुई थी उनमें उन्होंने कितना काम किया, कितनी सांसद निधि अपनी खर्च की, इन तमाम चीज़ों का आकलन करके ही जनता बिल्कुल आज तमाम मुद्दों को वोट लेकर के करेगी। जनता जो है वो यहाँ पर आंकलन करेगी। रवि जी आप हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल रुक कर लेते हैं पीलीभीत से अपने संवाददाता महेश कौशल का। महेश, क्या कुछ कहना है वोटर्स का, क्या कुछ मुद्दे लेकर के वो घर से निकले हैं वोट करने के लिए? चलिए एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और रुक कर लेते हैं रवि जी का। रवि जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, क्योंकि विपक्ष ने स्थानीय मुद्दों का पर जो है इस बार इस चुनाव को हमने देखा कि उनका पूरा फोकस रहा है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उन्हीं पर चुनाव लड़े, और ऐसा होता भी है। जो पार्टी सत्ता में होती है, और इस वक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर राज्य में भी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो निश्चित तौर पर यह भी होना ही था या होता ही है कि उन्होंने अपने जो नेशनल जो इश्यूज हैं उन पर इस वक्त बात की है। लेकिन उत्तराखंड की जनता नेशनल इशू पर इस वक्त वोट करेगी या स्थानीय मुद्दों पर, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के लिहाज से स्थानीय मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और इन मुद्दों को जो कहीं ना कहीं जो चुनाव है उस पर इनका खासा असर देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके का ही वोट रहेगा, लोगों का जो रुझान है, जो चर्चा है इस तरीके की रहेंगी। अब थोड़ा सा पहाड़ की मैं बात कर लेता हूँ। पहाड़ पर अगर बात की जाए तो हमने पिछले चुनाव में देखा है कि जो क्षेत्र होते हैं उस एक क्षेत्र से एक तरफ वोट मिलता है। मैदानी जिलों में अगर बात की जाए तो यहाँ पर वोट एक ही बूथ पर तमाम, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, या फिर जो इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी होते हैं उनको वोट मिलता है, अलग अलग बटा होता है। लेकिन पहाड़ में एक तरफा वोट हमें देखने को मिलता है। तो इस वक्त इन सीटों पर खासतौर पर हम बात की जाए तो जो पौड़ी सीट है, अल्मोड़ा सीट है, इसके अलावा जो टिहरी की सीट है, इन सीटों पर जो यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनका भविष्य सीधे तौर पर जो पहाड़ के वोटर्स हैं, जहां से एक तरफा वोट हमें देखने को मिलता है, वहां पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि वहां पर वोट हमने देखा है कि ज्यादा बढ़ता नहीं है। तो ऐसे में देखना हो कि रुझान किस तरफ रहता है, और इसमें जब ये वोट होंगे तो यहाँ पर स्थानीय पहाड़ के मुद्दे भी जरूर होंगे लोगों के जहन में, और वो उसको सोचकर ही यहाँ पर मतदान कर रहे होंगे। तो आज जो सुबह से तस्वीरें, क्योंकि शाम को 5 बजे तक मतदान होना है, हालांकि जब कोई लाइन पर रहेगा तो उसको भी जो है मतदान करने का अवसर दिया जाएगा, हालांकि जो 5 बज भी जाएंगे। लेकिन लोगों से हमारी अपील है कि आप उससे पहले ही जो है लगातार अपने मत का प्रयोग करते हुए एक ऐसे नेता को चुने जिन्होंने आपके लिए काम किया है, जिन्होंने पिछले दफा आपसे वादे किए थे, क्या उन्होंने उन वादों को पूरा किया है या नहीं किया है, उसी के अनुसार आप बिल्कुल तमाम मुद्दों को लेकर के आप घर से बाहर निकले वोट करने के लिए। वोट लाउड वोट प्राउड, यहाँ पर HNN भी आपसे अपील करता है। रवि जी आप हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल रुक कर लेते हैं हल्द्वानी का, जहां हमारे संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ तस्वीरें हल्द्वानी से देखने को मिल रही हैं आपको? क्या कुछ मतदाताओं के जो पॉइंट्स हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए बताना चाहूँगा, हम ये खालसा कॉलेज मतदान बूथ है, यहाँ पे एक VIP बूथ माना जाता है, और सबसे बड़े तो सुबह जो है 7 बजे से मतदाता यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि देखिए लंबी लाइनें यहाँ पे लगी हुई हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए किस प्रकार से यहाँ पे जो लंबी लाइनें लगी है। सुबह से ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। एक लंबी लाइनों में यहाँ पर मतदाता जो यहाँ पर है यहाँ पर, और सुबह से ही चाहे बुजुर्ग हो चाहे महिला हो, सभी लोग यहाँ पर जो है अपील करें। सर यहाँ पर आप आए हैं मतदान करने के लिए, क्या सरकार चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार बढ़िया करो, ये काम अच्छे करने चाहिए, तो हम लोग चाहते हैं सरकार उसी करो जो अच्छे काम करे, सबसे बढ़िया करे, ये चाहते हैं लोग। तो किस प्रकार से जो है मतदाता आप लोग सुबह से कर रहे हैं, तो क्या रुझान है, मतलब किस तरह चाहते हैं परिवर्तन हो, क्या हो, किस प्रकार से? ये चाहते हैं जो महंगाई वगैरह है वो सही रेट पे लाया जाए, जो महंगा जाए सामान सस्ता होना चाहिए। और यही है कि हम लोग खड़े लाइन में 1-1.5 घंटा हो गया, सुबह हो रहा है, काफी लाइन लगी हुई है। आप यहाँ पर साथ ही खड़े, यहाँ पर क्या किस प्रकार से सरकार चाहते हैं, किस प्रकार से परिवर्तन चाहते हैं? सर सरकार तो ठीक ही है, जो भी हो रहा है अच्छा, सारे काम अच्छे हो रहे हैं, बस आगे की सरकार में यही रहना चाहिए। देखिए कुछ का कहना है कि कहना है कि सरकार कहीं ना रुझान है कि किस प्रकार से यहाँ पे एक अच्छी सरकार जो लोगों का काम कर सके, विकास कर सके। भैया आप यहाँ पर आए हैं, किस प्रकार से सरकार चाहते हैं आप लोग? नहीं, आपने सोचा क्या विचार है, किस प्रकार से चाहते हैं सरकार, कैसा विकास होना चाहिए देश का?
चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर लोग सुबह देखिए महिला भी यहाँ पर खड़ी हुई है, महिलाएं भी यहाँ पे देख सकती हैं आप, सुबह से यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पर बहन जी आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो किस प्रकार की सरकार चाहते हैं आप? तो अच्छी सरकार चाहते हैं। ये क्या करे सरकार, कैसे अच्छी सरकार हो? जैसे मोदी जी है उनको ही आना चाहिए। मोदी जी को आना चाहिए, लेकिन साफ तौर से जिस प्रकार से लोगों का रुझान है, लोगों की राय के जो भी सरकार बने तो विकास करे, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे सड़कें हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तो इसी मुद्दों पर लेकर लोग यहाँ सुबह से आए अपने विचार करने के लिए, अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है नैनीताल लोकसभा सीट जो आज जो प्रत्याशी उनके भाग्य का फैसला यहाँ पर होगा, तो सभी मतदाता यहाँ पर सुबह से लगे पड़े। जी बिल्कुल पंकज, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। रवि आपके पास आएंगे। जिस तरीके से बूथ का हम लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर जो मतदाता पहुंच रहे हैं, कुछ ऐसे मतदाता हैं जो कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ मतदाता ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली एक और इशारा करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, या हम विकास चाहते हैं, जो व्यक्ति परिवारवाद न करे। ये तमाम बयान सामने आए हैं। कैसे मिक्सचर देखते हैं इन मतदाताओं में? बिल्कुल, देखिए इससे रुझान क्या है, इन चीज़ों का आकलन लगाया जा सकता है। जब भी बूथ पर किसी मतदाता से बात होती है तो उनकी बातों से इस बात का आकलन लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड में इन सीटों पर किसका रुझान है और किस पार्टी के प्रति जो है लोग इस बार ज़्यादा विश्वास जता रहे हैं। जैसे कि सत्ता में भाजपा है और भाजपा ने पिछले 10 सालों में क्या किया, उन कामों को देखते हुए यहाँ पर लोग वोट दे रहे हैं। और जो स्थानीय मुद्दों पर विपक्ष में कांग्रेस है, उन्होंने किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता के बीच रहे, जो प्रदेश में जो तमाम चीज़ें हुई उन पर वो उन पर कितना विश्वास करते हैं, ये तमाम चीज़ें आई हैं। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो इस बार कितना समीकरण बिगाड़ेंगे, बदलेंगे और बिगाड़ेंगे जो भाजपा और कांग्रेस है, वो एक देखने वाली बात है। लेकिन एक चीज़ है, और जब भी चुनाव आते हैं एक बात का जिक्र होता है, टिहरी सीट पर अगर बात की जाए तो 2019 के जो चुनाव हुए उसमें माला राज लक्ष्मी शाह, जिनको कि एक बार फिर से इस बार भाजपा ने टिकट दिया है, और दूसरी तरफ कांग्रेस से प्रीतम सिंह थे। तो यहाँ पर अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 65% वोट जो है भाजपा को गया था, और कांग्रेस की बात की जाए तो उनको 30% वोट गया था। लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट गोपाल मणि महाराज, जो कि कथावाचक हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे। उनके साथ हमने देखा कि एक अच्छी खासी भीड़ थी जो देखने को मिलती थी, और यहाँ पर ये माना जा रहा था कि ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा। 2019 के चुनाव का जिक्र कर रहा हूँ, और यहाँ पर उनके जन समर्थन, जन सैलाब, तमाम चीज़ों के साथ देखने को मिलती थी। लेकिन जब मतदान हुआ और जब रिजल्ट आया तो उस दिन उनको जो कुल वोट पड़े थे वो 10,600 वोट पड़े थे, यानी कि 1 कुछ %। तो ऐसे में कई बार ये लगता है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं उनके साथ खूब ठीक ठाक भीड़ होती है और ये यहाँ पर मुकाबला बदल सकते हैं। लेकिन अगर हम पिछली बार की बात करें तो गोपाल मणि महाराज के साथ ये हुआ कि लोग उन्हें एक कथावाचक के तौर पर तो पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने उनको अपने एक नेता के रूप में पसंद नहीं किया। ऐसा हम इसलिए क्योंकि उनको वोट नहीं दिए। तो इस तरीके के समीकरण यहाँ पर बनते हैं। इस बार अगर बात की जाए तो टिहरी सीट पर एक और निर्दलीय प्रत्याशी जो कि एक मजबूत दावेदारी कर रहे हैं, उनके साथ एक अच्छी खासी भीड़ है, लेकिन ये भीड़ युवाओं की है। अब ये युवाओं की भीड़ है क्योंकि युवा जब घर से वोट देता है तो वो अक्सर ये बात करता है घर में भी कि इस बार जो है इनको वोट देना है। अपने घर में अपने पेरेंट्स को भी इस बात को बताने की कोशिश करता है और उनको भी कन्विंस करता है कि वो भी वहीं वोट दें। तो ये इस बार ये मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर ही माना जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है। जब वो नामांकन करने आते हैं तो उनके साथ अच्छी भीड़ रहती है, जब वो रैली निकालते हैं तो अच्छी भीड़ रहती है, और चुनाव से ठीक जो आखिरी दिन था चुनाव पर्चा का, अंतिम प्रहार नाम से रैली निकाली, अच्छी भीड़ रही। तो ये देखना होगा कि जो भीड़ है वो उसके बाद वोट में कितनी कन्वर्ट होती है, एक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा दूसरी सीट वो है हरिद्वार सीट। हरिद्वार सीट पर देखिए पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और दूसरी तरफ खुद पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में, और उनके साथ एक और पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के। उनकी भी साख का सवाल है कि भाई इस क्षेत्र से टिकट तो मुझे नहीं मिला, लेकिन इस बार जो है इनको जिताना है अपनी पार्टी के प्रत्याशी को, क्योंकि जिम्मेदारी उनके कंधों पर भी बड़ी है। लेकिन यहाँ पर भी एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्होंने ताल ठोकी और वो विधायक भी हैं। अब ये अपने लिए कितने वोट इस बार जुटा पाते हैं, क्योंकि निर्दलीय ही वो विधायक वहां पर जीते थे, जबकि उस वक्त भी तमाम जो राजनीतिक पंडित है वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि शायद ये सीट जो है यहाँ पर बसपा या भाजपा के पक्ष में जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब चुनाव परिणाम आए तो चौंकाने वाले आए।
ऐसे में वही प्रत्याशी जब चुनाव मैदान में इस वक्त हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार भी अच्छा जन समर्थन उनको मिल रहा है, तो यहाँ पर अब बात आती है कि वो किसके वोट काटेंगे। तो ऐसे में जो नुकसान है वो किसको होगा, ये देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर भाजपा कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन से यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते कि उनकी रैलियों में कितने कार्यकर्ता, कितने समर्थन थे, उससे हम यहाँ पर ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जो रिजल्ट है वो 4 जून को पता चलेगा। रवि जी, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल रुक कर लेते हैं, हमारे साथ मुजफ्फरनगर से आदेश सैनी जो है वो लाइव जुड़े हुए हैं। इसी के साथ हल्द्वानी जो है, हल्द्वानी से पंकज सक्सेना हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आदेश सैनी, आपका मैं रुक करूंगी, क्या कुछ तस्वीरें आपको वहां पर देखने को मिल रही हैं? मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बातचीत हुई है आपकी कुछ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मतदाता अभी घर से निकलना शुरू हुए हैं और धीरे धीरे जो है मतदान केंद्रों की ओर बढ़ रहे हैं। कि दोपहर के बाद यहाँ मतदान का जो केंद्र है, मतदान केंद्र है, उन पर भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। अभी धीरे धीरे मतदाता घरों से निकलना शुरू हुए हैं। जी, मतदाताओं से आपकी बात हुई है, क्या कुछ उनके तमाम मुद्दे रहे हैं इस बार के, जो वो चुनाव में जो मतदान करेंगे, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे उनके इस बार? देखिए, मतदाता महिला और पुरुष दोनों से ही बात हुई है। उनका कहना है कि महिलाओं का कहना है कि जो यहाँ पर जो क्राइम कैपिटल के नाम से मुजफ्फरनगर जाना जाता था, भाजपा सरकार आने के बाद पूरी तरह से यहाँ शांति है और बदमाशी जो होती थी, यहाँ जो गुंडागर्दी देखने को मिलती वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। वहीं अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों का कहना है कि मोदी जी के नाम पर, योगी और मोदी के नाम पर ही वोट की जाएगी। जी आदेश, यहाँ सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हो चुकी थी, अभी तक मत प्रतिशत क्या कहता है और पोलिंग बूथों पर व्यवस्थाएं किस प्रकार से देखने को मिल रही हैं? देखिए, सरकारी आंकड़े अभी मतदान के हैं वो अभी निकल कर नहीं आए हैं और मतदाता जो मतदान केंद्र है वहाँ पर बिल्कुल अभी खाली पड़े हुए हैं। अभी मतदाता जो है धीरे धीरे घरों से निकल रहे हैं। और व्यवस्था की अगर हम बात करी जाए सुरक्षा की, तो यहाँ पर जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। जी अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि पोलिंग एजेंट्स भी तमाम राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं, ऐसे में कोई विवाद उनके बीच में खड़ा ना हो, उनकी स्पेसिंग कैसे होनी है, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होना है, इसको लेकर प्रशासन के क्या इंतजाम है, किस तरह व्यवस्थाएं हैं? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुजफ्फरनगर पहले क्राइम कैपिटल के नाम से जाना जाता था और पुलिस और प्रशासन के द्वारा यहाँ कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और जो यहाँ मतदाता है उनके लिए भी सुरक्षा का इंतजाम किया गया और जो पोलिंग बूथों पर जो एजेंट बनाए गए हैं उनसे भी प्यार की भावना से जो है प्यार से चुनाव को संपन्न कराने की अपील की गई है। जी चलिए, मतलब पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां जो हैं वो पुख्ता की गई हैं। इसी के साथ अगर मतदाताओं की बात करें तो गुंडागर्दी का वो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के इस बार की जो जनता है वो वोट करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए, सीधे रुक कर लेते हैं पंकज जी का। पंकज जी, मौके पर आप मौजूद है, क्या कुछ मुद्दे हैं वहाँ की जनता के? वोटरों से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर से कहना था कि मेन मुद्दा जो विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य होना, सबसे मेन की मुद्दा जो युवा है उनका पलायन का मुद्दा है। इससे पूर्व भी जो है लोकसभा प्रत्याशी रहे अजय भट्ट, यहाँ पे सांसद रक्षा राज्य मंत्री, तो विकास तो क्या, लेकिन मेन मुद्दा जो था मेन पलायन का था। कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा हो, लेकिन जो मेन मुद्दा उससे भटकती आती है। वोटरों के चुनाव के समय सभी पार्टियां जो वादे करती है, जब चुनाव जीतता है, चाहे भाजपा हो, पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, लेकिन जब जीतने के बाद जो वो मुद्दों से भटक जाती है, तो कहीं ना कहीं वोटर बड़ा सारे तो उनका साफ तौर से कहना, अब जो भी सरकार आए वो सबसे पहले युवाओं के बारे में सोचे, विकास के बारे में सोचे। इसी मुद्दे के साथ हम लोग यहाँ मतदान करने आए हैं। जी पंकज जी, अगर बात करें मतदाताओं की तो बुजुर्ग कितने आपको मौके पर देखने को मिल रहे हैं? इसी के साथ बात करें यूथ की तो कितने लोग आपको वहां देखने को मिल रहे हैं? बुजुर्ग की अगर बात करें तो यह भी, क्योंकि सुबह 7 बजे से जब मतदान यहाँ पर प्रारंभ हुआ और बुजुर्ग के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक व्हील चेयर पे भी जो मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मतदाता है, देखिए बुजुर्ग मतदाता है यहाँ पर जो व्हील चेयर पे भी अपने मतों का प्रयोग करने जा रहे हैं। और क्या कहते हैं, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उनसे हो सकता है बात भी कराऊं कि क्या उनका रुझान है, क्यों मत आप यहाँ पे व्हील चेयर पे आए। काफी दिक्कत यहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे अभी वोट करके आते हैं। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं, मतदाता है यहाँ पे, तो अभी एक व्हील चेयर पे यहाँ पे गए हैं, अपने मतों का प्रयोग करने के लिए गए हैं। आइए, लोग भी यहाँ पे खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, यहाँ पे आप खड़े हैं तो किस प्रकार की सरकार आप चाहते हैं? स्वच्छ छवि वाली हो, साफ सुथरा काम वाले हो और लोकतंत्र बचाने वाले हो।
देखिए अभी मतदाता से हमने बात की, उनका साफ तौर से कहना है कि स्वच्छ छवि होनी चाहिए और क्या नाम, जो विकास करे लोगों का, विकास करे, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या फिर बेरोजगारी हो, मेन मुद्दा यही आता है। इसी को लेकर लोग जो है सुबह से मतदान करने के लिए आ रहे हैं। जी बिल्कुल पंकज, और हमने यहाँ पर देखा है कि मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए यहाँ पर जागरूकता अभियान प्रशासनिक स्तर पर हो या फिर चुनाव आयोग की तरफ से हो, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई थी जागरूक करने के लिए, मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए। ऐसे में अब आज के दिन लोगों से क्या अपील प्रशासन कर रहा है, किस तरीके से मत प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं आज के दिन? जो निर्वाचन आयोग द्वारा मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई कैंपेन भी लगाए गए थे, जागरूक अभियान भी चलाए गए थे, कई नुक्कड़ सभाएं भी की गई थी, स्कूलों को भी, कई संस्था उनको भी आमंत्रित किया गया था, अलग अलग तरीके से मतदाताओं को जागरूक किया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से मतदाता जागरूक होकर अभी तक जो प्रतिशत हुआ है 18% सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक 18% मतदान यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, जागरूक मतदाता जो है जागरूक है और अपने मतों का प्रयोग करने यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से 18 से कहीं 15%, कहीं 18%, 13% अब तक मतदान हो चुका है सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक, तो इससे साफ होता है कि मत प्रतिशत जो इस बार बढ़ सकता है। जी चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं महेश जी का, पीलीभीत में वो मौजूद हैं। महेश जी, क्या कुछ तस्वीरें आपको मौके से देखने को मिल रही है, क्या कुछ मुद्दे हैं मतदाताओं के? देखिए आपको बताएं, यहाँ पर तमाम तरह के मुद्दे का विकास की बात करें या हमारा फसलों की बात करें या फिर रोजगार की बात करें, तमाम तरह के यहाँ पर मुद्दे हैं। और लगातार सुबह से मैं यहीं पे हिल ग्राउंड पे ही हूँ, जहाँ पर मतदान केंद्र है, ये डायमंड राजकीय इंटर कॉलेज मतदान केंद्र है, जहाँ पर मैं सुबह से ही लगभग 7 बजे से मौजूद हूँ। लगातार लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते आ रहे हैं, लगातार उनसे बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को देखते हुए ही लोग अपने मताधिकार का इस बार प्रयोग कर रहे हैं। तमाम तरह के लोग से जिनसे बात की गई तो सबका ये कहना है कि सुरक्षित भारत, विकसित भारत, तमाम तरह के जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा देने वाली सरकार के लिए हम मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और अपने ऐसे ही सरकार को अच्छे भारत के नाम को बढ़ाए, देश दुनिया में अच्छा कार्य करे। चाहे अपने पीलीभीत की बात करें, पीलीभीत में रोजगार के अवसर मिले युवाओं के लिए, यह तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उनसे निजात जिसको जो दिलवाएगा, हम उसी को मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी बिल्कुल, तो मतलब विकसित भारत का मोटो जो है वो यहाँ की जनता लेकर के चल रही है।